हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल। हमारा चैप्टर चल रहा था जेनेटिक्स की टर्मिनोलॉजी। ठीक है, और उसी लेक्चर के हम आगे बढ़ाते हुए बाकी उसी भी टर्मिनोलॉजी आज कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। आपके सामने नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी यहाँ पर है होमोलोगस क्रोमोसोम्स, समजात गुणसूत्र। अब ये समजात गुणसूत्र कहते हैं। पहले अपन इसकी एक बार डेफिनेशन समझ ले, उसके बाद में इसको क्लियर करते हैं। ए पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स which have same gene form on same loci। मतलब गुणसूत्र का एक जोड़ा जिसके ऊपर आपको क्या मिल गई, जीन्स की फॉर्म समान लोकस पर पाई जाए, ऐसे गुणसूत्र जोड़े को हम क्या कहते हैं, समजात गुणसूत्र जोड़े। इन डायग्राम से समझने की कोशिश करें। आपके इस डायग्राम में आपको ये दो क्रोमोसोम्स नजर आ रहे होंगे। दोनों ये स्ट्रक्चर देखो, बिल्कुल हूबहू सिमिलर है दोनों के दोनों, है ना। ये सिमिलर एक क्रोमोसोम्स की बात करें तो अपन जैसे मान लो ये एक सिंगल क्रोमोसोम है। इस एक सिंगल क्रोमोसोम में ये वाला हिस्सा क्या है, आपका सेंट्रोमियर है। इस सेंट्रोमियर से आपका यहाँ पर ये वाला क्या है, ये दोनों तरफ दो क्रोमेटिड्स इसके अंदर जुड़े हुए हैं। ड्यूरिंग मियोसिस ये क्रोमोसोम्स जो होते हैं डबल क्रोमेटिड नहीं होते हैं, वो सिंगल क्रोमेटिड होते हैं उस समय, और ये स्प्लिटिंग के कारण डबल क्रोमेटिड क्रोमोसोम्स में बदल जाते हैं। में एक ही क्रोमोसोम की स्प्लिटिंग के कारण बने तो ये दो भुजाएं इनके अंदर बन जाती हैं, जिनको अपन क्रोमेटिड्स कहते हैं। अपने ऊपर बात करी समजात जोड़ेगी, जैसे मान लो हमारे पास एग्जांपल के लिए आपका टिपिकल एग्जांपल वो ले लेते हैं लंबे और बोने का, जो आप समझते आ रही है। ठीक है, ये कैपिटल टी और स्मॉल टी, यानी ये लंबेपन को और ये बोनेपन को जिम्मेदार जीन की रूप है, लेकिन कंट्रोल किसको कर रहे हैं, एक ही लक्षण को कंट्रोल कर रहे हैं। मान लो यहाँ पर आपकी जीन फॉर्म क्या है, यहाँ पे जीन फॉर्म आपकी कैपिटल टी है, एक ही क्रोमोसोम्स के फटने से बने हैं, तो यहाँ पर भी आपकी जीन फॉर्म क्या आएगी, कैपिटल टी आएगी। सिमिलर इसी के स्थान पर आपकी जीन की फॉर्म इस क्रोमोसोम पे होगी, वो क्या होगी, ये स्मॉल टी, और इधर भी आपकी क्या होगी, स्मॉल। ठीक है, तो कहने का मतलब जो ऊपर आपने बात कर रहे हैं, ये क्या हो गया, लोकस। अपने लोकस के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। गुणसूत्र पर जीन का स्थान, यानी जीन जहां पर पाया जाता है उस स्थान को हम क्या कहते हैं, लोकस कहते हैं। गुणसूत्र पर उसकी पोजीशन लोकस कहलाती है। तो ये आपकी लोकस सेम होगी, यानी ये दूसरे नंबर पे है, तो यहाँ पर भी आपका क्या होगा, क्रोमोसोम दूसरे नंबर पे। यहाँ पे मान लो कोई एक नंबर आ गया, ये सेकंड पोजीशन है, तो यहाँ पर आप एक नंबर पे जो होगा उसकी पोजीशन और दो नंबर की जो पोजीशन होगी, ठीक है। यहाँ पे कोई दूसरा जीन है तो इसकी रूप यहाँ पे फॉर्म मिलेगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर अपन कर लेते हैं कैपिटल बी, और यहाँ पे क्या होगा, आपका कैपिटल बी आ सकता है, स्मॉल बी आ सकता है, लेकिन फॉर्म उसी के अकॉर्डिंग आएगी। तो यानी सेम लोकस पे सेम जीन्स की पाए जाने वाले गुणसूत्र जोड़े, ठीक है, ऐसे गुणसूत्र तो अपना यहाँ पर चल रहा था। अ, ठीक है, ये आपकी डेफिनेशन हो जाएगी। इसके अकॉर्डिंग क्या होगी, जीन फॉर्म्स प्रेजेंट ऑन सेम लोकस ऑफ क्रोमोसोम पेयर, यानी कि आपकी सीधी सी बात होगी, एक ही गुणसूत्र जोड़े के ऊपर जीन्स की फॉर्म्स जो एक लक्षण को कंट्रोल करती हैं, वो एक ही समान लोकस पर दोनों में समान लोकस पे स्थित होगी। ये आपका गुणसूत्र का होमोलोगस गुणसूत्र या समजात गुणसूत्र हो गए। अब इसी को अपन समझने के लिए एक काम और करते हैं अपन इसमें समझने के लिए। जैसे अभी आपके सामने ये चीज आ रही है कि समजात गुणसूत्र जोड़े को हम इस तरह से कंप्लीट करें, जिसको हम समझने की कोशिश करते हैं। एक बार इसको रिमूव करते हैं कि आपने अभी तक ये चीज पढ़ी होगी कि डिप्लॉयड क्रोमोसोम्स, है ना। आपने नाम सुना होगा 2n, है ना। यहाँ पे ये देखते हैं, जैसे यहाँ पर अपन बात करते हैं 2n, ठीक है। एक तो लिखते हो आप, एन लिखते हो, उसका मतलब समझते हैं, एन 2n इस तरह से लिखा होगा, देखा होगा आपने, देखा होगा 2n, ठीक है, 4n, ये चीज आपने देखी होगी। तो इनका मतलब क्या होता है समझे, जनरली आपने ये देखा होगा, अपन जैसे प्लांट पढ़ते हैं तो स्पोरोफाइट जो प्लांट होता है उसको अपन क्या लिखते हैं, 2n का मतलब यहाँ पे अपन क्या समझते हैं, डिप्लॉयड से समझते हैं, और इनको डिप्लॉयड कहते हैं। उस चीज को हम समझते हैं कि एक्चुअल में इनको डिप्लॉयड कैसे कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। जैसे तुम लोगों ने अभी एग्जाम्पल लेते हैं अपन, जैसे एग्जाम्पल अपन मटर का लेते हैं, 2n बराबर कितना होता है, 14। ठीक है, 2n मटर के अंदर क्या मिलता है अपन, 2n बराबर 14। तो n बराबर क्या निकालोगे आप, n बराबर निकालोगे 14/2, यानी 7। ये 7 क्या है, पेयर। 7 क्या आ रहे हैं, आपके गुणसूत्र के जोड़े आ रहे हैं।
ठीक है। अब अपन इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे जो एन क्या है, एन एक्चुअल में क्या है, सेट ऑफ क्रोमोजोम, सेट ऑफ क्रोमोजोम है, सेट ऑफ क्रोमोजोम को समझने गुणसूत्र का समुच्चय है। अब ये गुणसूत्र के समुच्चय को समझने, इसको अपन हैप्लॉइड भी कहते हैं, इसको अपन क्या बोलते हैं, हैप्लॉइड कंडीशन भी बोलते हैं। ठीक है। अब देखो इसमें समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में ये हैप्लॉइड कैसे है। जैसे एग्जाम्पल के लिए लेते हैं अपन, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, ड्रोसोफिला का एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है। ड्रोसोफिला जो है ये आपका प्लांट एनिमल जगत का न्यूरोस्पोरा है। ठीक है। इसको समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें 2n बराबर कितना होता है, 8। तो पेयर ऑफ क्रोमोसोम कितने बन जाएंगे, n बराबर कितने आ जाएंगे आपका, ठीक है, 4। ठीक है। इसका मतलब इसके अंदर गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, 4 पेयर है। ठीक है। आप यहाँ लिख लेते हैं, एक पेयर गुणसूत्र, ये दूसरा पेयर गुणसूत्र, ये तीसरा पेयर, और ये 4, ये 4 पेयर एक सेल के अंदर, इसमें कितने ठीक है। अपने पास क्या आया कि एक पेयर के अंदर कितने क्रोमोसोम है आपके, एक पेयर के अंदर ये आपके 8 क्रोमोसोम्स इसके अंदर, इस तरह से दो दो का जोड़ा बना हुआ है। इसको अपने 2n सेल बोलते हैं। ये जो जोड़े के गुणसूत्र दोनों जब आते हैं तो उसको कंडीशन में अपने इसको 2n सेल बोल रहे हैं। ठीक है। इसको 2n सेल में, अब जब अर्धसूत्रीय विभाजन होता है म्यूसिस फर्स्ट के दौरान, एनाफेज के बाद, ये गुणसूत्र जोड़े में से, प्रत्येक गुणसूत्र जोड़े में से एक एक गुणसूत्र क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, सेपरेट हो जाता है, इस तरह से अलग अलग हो जाता है, जिसको अपन बोलते हैं सेपरेशन ऑफ, ठीक है, होमोलोगस पेयर। ठीक है। में से अपन इनको अलग करते हैं, यहाँ पे एक गुणसूत्र आ गया, यहाँ पे एक गुणसूत्र आ गया, यहाँ पर भी आ गया, और यहाँ पर भी आ गया, यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया। अब ये जो सेल यहाँ पर बनी है, इस सेल को अपन क्या बोलते हैं, ठीक है, गैमेट बोलते हैं, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी आई है, 4। इधर वाली भी गुणसूत्रों की संख्या जो है, इसमें भी क्या है, 4 गुणसूत्र है ना, इसको भी हम क्या बोलते हैं, गैमेट बोलते हैं। ठीक है। ये आपकी गैमेट बनती है। कितने गुणसूत्र हैं यहाँ पर, 4। ठीक है। इसमें भी कितने हैं, 4। ये जो 4 क्रोमोसोम्स आए हैं, ये हैं सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है। सेट ऑफ क्रोमोसोम्स इनको बोला जाता है। ठीक है। सेट ऑफ क्रोमोसोम्स इनको बोला जाता है। अब इसको समझने की और कर लेते हैं। जैसे तुम लोगों ने कई बार देखा होगा, तुम लोगों को बोलते हैं, तुम लोगों के दिमाग में एक पिक्चर बनी हुई है, हम बोलते हैं कि ये एक सेल है, 2n बराबर 14। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए 2n बराबर 14 है। आपको सीधा सा बोल देते हैं कि आप गुणसूत्रों की संख्या, इसमें गुणसूत्रों की कितनी, हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होगी, तो आप क्या करते हो, n/20 और by 2, और ये सीधा 10 निकाल दिया। लेकिन यदि मैं आपके सामने निकल दूं 6n बराबर 42, तो आप हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स की संख्या निकालना, आप निकालोगे क्या निकालोगे आप, हैप्लॉइड क्रोमोसोम की संख्या, आपके तो दिमाग में फिक्स है कि गुणसूत्रों की आधी संख्या, तो आप किसका आधा करोगे, कितना आएगा, 21। ये 21 जो आ रहा है वो हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स नहीं है। हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स का मतलब तो ये है जिसमें एक एक पेयर में से एक गुणसूत्र अलग होके आया। ठीक है। तो ये आपका हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स है। इसमें यदि हैप्लॉइड नंबर निकालोगे तो वो बेसिक नंबर आपको निकालना होगा, सेट के बेसिक नंबर कितने हैं, तो आप इसमें निकालोगे 42/6 बराबर 7। ठीक है। तो n बराबर आपको कितना आएगा, 7। ये आपके सेट ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। अब ये सेट जैसे जैसे बढ़ते हो तब आप क्या करते हो, इसको n, जैसे ये हैप्लॉइड में एक n है, डिप्लॉइड में, यानी यहाँ पर कितने क्रोमोसोम, यदि अपन बेसिक नंबर 7, यहाँ पे 7, यहाँ पे 14, यहाँ पे 21, और यहाँ पे आपके कितने हो जाएंगे, 28। ये तो सेट ऑफ क्रोमोसोम की संख्या है। इसलिए आपको डिप्लॉइड और हैप्लॉइड की जो स्थिति है वो याद। डियर स्टूडेंट, अपनी नेक्स्ट जो टर्मिनोलॉजी है वो जीनोम, जो ऊपर वाले से ही रिलेटेड है। जीनोम किसे कहते हैं, तो अपनी इस कुर्सी के अनुसार ये जो एन आप निकाल रहे हो, उसी एन को हम क्या कह रहे हैं, जीनोम कहते हैं। सीधा सा याद रखो, हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, जो सेट ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वही क्या है आपका, जीनोम है, हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है। जो हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, एक सेट में गुणसूत्रों की जो संख्या है वही आपकी क्या है, जीनोम है। जैसे बैक्टीरिया की बात करते हैं अपन, बैक्टीरिया के अंदर आपको कोई पूछे कि एक बैक्टीरिया के अंदर जीनोम क्या होगा, तो आप उसको पूरे क्रोमोसोम्स जो उसका है उसको पूरे को ही क्या बोलोगे, जीनोम बोलोगे। क्यों बोलोगे कि बैक्टीरिया के अंदर गुणसूत्रों की संख्या कितनी है,
सिंगल क्रोमोसोम है। बैक्टीरिया के अंदर आपका क्रोमोसोम्स क्या है, सिंगल है। ठीक है, वो ऑलरेडी आपका क्या हो जाएगा, पहले से ही हैप्लॉइड होता है। ठीक है, तो ये आपका हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। तो जीन की डेफिनेशन ऊपर जो अपन ने अभी समझा है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स, उसी में आपकी क्लियर हो चुकी है कि हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम आपके क्या होंगे। ठीक है, तो आपकी ये डेफिनेशन जो है यहाँ से कंप्लीट होती है। अगला अपन डेफिनेशन पे चलते हैं, होमोजाइगस क्रोमोसोम, होमोजाइगस कंडीशन। ये होमोजाइगस कंडीशन क्या होती है? बस सीधा सा है, आपको क्या नहीं कहे इसकी डेफिनेशन, किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाली जीन्स की दोनों फॉर्म्स, दोनों रूप एक जैसी हों। ठीक है, एक जैसी हो, दोनों रूप्स क्या हों, समान हो, एक जैसी हो, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, होमोजाइगस। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लो अपन क्या करें यहाँ पर, वही आपका लंबा और बोना का एग्जांपल ले लेते हैं। आपके पास ये जीन की दो फॉर्म्स हैं जो एक लक्षण को क्या कर रही है, कंट्रोल कर रही है। ठीक है, तो यदि आपकी जीन्स फॉर्म्स इस कंडीशन में आती हैं या फिर ये इस कंडीशन में आती हैं, ठीक है, तो इस कंडीशन में आने वाली स्थिति को हम क्या कहते हैं, होमोजाइगस कहते हैं। क्लियर, इज इट क्लियर? क्योंकि गुणसूत्रों की संख्या, सॉरी, गुणसूत्रों पर जो पाए जाने वाली जीन्स की फॉर्म्स हैं, कौन से गुणसूत्रों पर, समजात गुणसूत्रों पर पाई जाने वाली जीन्स की जो फॉर्म्स हैं, यदि वो एक जैसी हो, हूबहू सिमिलर हो, दोनों फॉर्म्स एक ही हो, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, होमोजाइगस कहते हैं। ठीक है, या जैसे ये होमोजाइगस कंडीशन में, और ये देखो, ये एक आगे आपके आएगा भी, रिसेसिव करेक्टर जो आप पढ़ते हो, डोमिनेंट और रिसेसिव करेक्टर अपन अभी पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद में। रिसेसिव फॉर्म्स जब भी अपने लक्षण प्रदर्शित करेगी तो वो अपने आप में क्या होगी, स्मॉल टी, यानी इसी एक जैसी फॉर्म्स में आएगी। और इस कंडीशन को अपन प्योर भी कहते हैं, ये और ध्यान में लिखना है, इस कंडीशन को अपन क्या कहते हैं, होमोजाइगस वाली जो स्थिति है उसको हम प्योर कंडीशन कहते हैं। प्योर लाइन एक नाम, ठीक है, तो ये हो गया प्योर। अगला आपका एक और आता है इसके अंदर, प्योर लाइन। ठीक है, वो और कर लेते हैं अपन साथ में, प्योर लाइन क्या होता है। प्योर लाइन का मतलब है आप होमोजाइगस कंडीशन में ही लाना, यानी जो भी प्लांट आपने ले रहे हैं वो उनको लक्षणों के अंदर एक रूपता लानी है आपको। लक्षणों में एक रूपता लाने के लिए आप क्या करोगे, उसमें होमोजाइगस कंडीशन डेवलप करनी पड़ती है। अभी होमोजाइगस कंडीशन अपन कैसे डेवलप कर सकते हैं, जैसे मान लो एग्जांपल के लिए हमारे पास ये एक प्लांट है, करेक्टर कैसा दर्शा रहा है, ये आपका लंबाई दर्शा रहा है, यानी किस करेक्टर को लेके आ रहा है, ये लंबाई में लंबेपन को लेके आ रहा है। ठीक है, लंबेपन का करेक्टर ये लेके आ रहा है। ठीक है, अब क्या है, इसमें तो फॉर्म तो दोनों है, दोनों फॉर्म है आपकी, स्मॉल टी भी और कैपिटल टी भी, अर्थात दोनों लक्षणों के जो रूप हैं, ठीक है, एक ही लक्षण के जो दोनों रूप हैं उनको कंट्रोल कंट्रोल करने वाले दोनों जो जीन रूप हैं, लेकिन करेक्टर किसके नजर आ रहे हैं, इसके नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये एक डोमिनेंट फॉर्म है। ठीक है, तो डोमिनेंट जो जीन होता है वो अपने लक्षण यहाँ पर प्रेजेंट करता है। लेकिन जैसे ही अपनी इससे अगली पीढ़ी तैयार करेंगे, जैसे मान लो यहाँ पर अपन ने ये लिया, इसको क्रॉस हमने इसी से करवा दिया, तो यहाँ पर आपका जो अगली पीढ़ी आएगी उसको अपन चेकर बोर्ड से देख लेते हैं। यहाँ आपने करा टी, इसमें से जो जीन आया, इसमें से जो जीन आया, इसमें से जो जीन आया, आपने वो किया, तो कैपिटल टी, स्मॉल टी, और यहाँ पे कैपिटल टी और स्मॉल टी आ जाएगा। यहाँ पर भी आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर अब यहाँ पे देखो अपने पास ये पादप आया है, कैपिटल टी, ये वाला क्या है, कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये वाला क्या है, यानी इनके बीच का रेशियो क्या है, ये। ठीक है, ये अपने इसके पास में रेशियो आया, यानी ये निकालें अपन, तो यहाँ पर आपका कैपिटल टी है एक, और यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी है, और ये वाला कितना है, एक। ये आपका रेशियो इसमें निकल के आता है, तो 1:1 ये रेशियो आता है। ये वाला जो प्लांट है, इस प्लांट के बीज हमने अलग अलग किए और फिर इनको हम जर्मिनेट करवाएंगे। इस प्लांट के बीज बीज अपन अलग लेंगे, इनको जर्मिनेट, हालांकि इनको करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि रिसेसिव करेक्टर अपने आप में ही जब रिप्रेजेंट होते हैं तो वो अपने आप में ही प्योर होते हैं, और इनको हम अलग बीज को अलग ग्रो करवाएंगे, और इनकी लगातार हम उनको सीड बार बार कलेक्ट करके 10 से 15 20 बार हम इनकी पीढ़ियों को इस तरह से जर्मिनेट करवाते हैं, और हर बार हम ये चीज देखना चाहते हैं कि यदि लंबेपन का पादप लगातार एक लंबा ही लंबा देने लग जाए, यानी अब उसके बीच में कहीं रिसेसिव करेक्टर नजर नहीं आते हैं, सारे सारे लंबे पादप आने लग जाए, तो उस समय ये वो कंप्लीटली किस रूप में आ जाता है, कैपिटल टी फॉर्म में आ जाता है। और ये कैपिटल टी फॉर्म जो होमोजाइगस रूप है, अब अपन इसमें से जो भी संतति प्राप्त करेंगे उसमें हमें क्या होगा, यही पादप मिलने हैं। तो ऐसी स्थिति को हम क्या कहते हैं,
प्योर लाइन कहते हैं। ये आपकी प्योर लाइन तैयार करना, और ये मेंडल ने प्योर लाइन तरह तैयार करके ही अपने जेनेटिक्स के प्रयोग आगे बढ़ाए थे। तो आपका होमोजाइगस के साथ में आपकी प्योर लाइन भी इसमें